एक होता है राइट ऑफ इंजेक्शन। निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा लागू कराना। इंजेक्शन क्या इंस्टाल कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से समझते होंगे क्या होता है? सर कोर्ट की तरफ से जो आता है स्टेरॉइड आता है। लोग लगता है कि तेरे में आपको ये चीज खाली करनी है या कोई चीज पे भी स्टेरॉइड एकदम आ जाता है सरकार की तरफ से आता है। स्टे का मतलब रोक। स्टे मीन्स किसी काम को रोक। ठीक है, तो यहां पर भी जो पीड़ित पक्षकार है उससे निषेधाज्ञा कोर्ट के माध्यम से निषेधाज्ञा को जारी करा सकता है। लेकिन कहां पर करा सकता है? हर जगह पर नहीं होता है। जब कोई अनुबंध ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत प्रकृति के हो, जिनमें व्यक्तिगत योग्यता आधारित होती है, उनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता। इस बना बताया। लेकिन निषेधाज्ञा जो है जारी कराई जा सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखिए ए भी नहीं, ए जो है बी से एक गाना गाने वाला है, बी सिंगर है। ए से कहता है एक महीने तुम मेरे यहां गाना गाओगे, ठीक है? क्या तुम एक महीना मेरे यहां गाओगे, मैं तुम्हें 10,000 का रोज दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। उनके बीच क्या होगा? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अर्थात ए 10,000 रुपया देगा इसको, बी उसके थिएटर में गाना गाएगा। ठीक है ना? अब बी ने क्या किया? 10 दिन तो गाया, अब 11 से आए नहीं, तो क्या हो गया? अनुखंड हो गया। हुआ नहीं? जब ये पार्टी परफॉर्म कर नहीं रहा है अनुबंध को, तो इसका मतलब बिना अनुबंध का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो क्या ए बी को न्यायालय के द्वारा अपने क्षेत्र में गाना गाने की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये गाना गाना जो है क्या है, ये पर्सनल एबिलिटी का है। इसके लिए हम बातें नहीं कर सकते। स्पेसिफिक राइट और स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है? तो ये क्या कर सकता है? इससे दो राइट नहीं होता। एक तो एक क्लेम फॉर डैमेज, अर्थात एक को उसके थिएटर में बी के द्वारा गाना न गाने के कारण जितना मॉनिटरी लॉस हो रहा है वो बी से वसूल कर सकता है। दूसरा क्लेम फॉर इंजेक्शन, अर्थात अगर बी इन दिनों सी के यहां गाना गाने चले जाता है, गाना से गाना था एक है ना, एक क्या गाना गाए, कहां गा रहा हो? सी के थिएटर में। तो बी ए को एक अधिकारी को होता है यहां पर कि अगर बी उसके यहां गाना नहीं गाना करता है तो वह सी के यहां गाना गाने से उसको रोक सकता है। आपको भरी हो रहा है? अब तो करीब समाप्ति पर है अभी। एक बी के साथ क्या करना क्या उसने? एक महीने तक मेरे थिएटर में गाना गाओ। इसे 10 दिन तो गाया, लेकिन 10 दिन के बाद जो गाना गाने मना कर दिया, उसके यहाँ गाने गा नहीं रहा है। ए है बी को अपने गाना गाने के लिए बात ही नहीं कर सकता। पहले से क्लियर हो गई। क्यों कर सकता है? क्योंकि यह एक पर्सनल नेचर का कंपल्सन ले सकता है इससे। और ए अगर बी सी के यहाँ गाना गाने जाता है तो ए न्यायालय के द्वारा बी को सी के यहाँ गाना गाने से भी रोका सकता है। इसे कहते हैं क्लेम फॉर इंजेक्शन। ठीक है? लास्ट इज है क्वांटम मैरिज। क्वांटम मैरिज
स्पेलिंग ना चेक करना होगा, इसके ऊपर डाउट होगा मुझे। ओके, MERRIET, व्हाट डाउट। इसे अगर हिंदी में कहते हैं तो अर्जित परिणाम के अनुसार पारिश्रमिक पाना, अर्जित परिणाम के अनुसार लाभ पाना या पारिश्रमिक पाना, अर्जित परिणाम के अनुसार लाभ पाना। तो अर्थ क्या होता है कि अगर एक पार्टी ने जितने रुपये का काम कर लिया है, दूसरी पार्टी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो पीड़ित पक्ष का क्या अधिकार है उसमें, जितना उसने आज तक काम कर लिया उसके हिसाब से अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो जैसे मान लिया ए और बी है, ए का मकान बन रहा है, बी उसमें है ठेकेदार बनाने वाला। एक कहता है सारा मेटेरियल मैं दूंगा, आप उसको मकान मेरा मकान बनाएंगे, कितना पैसा लोगे, उसने रेट बता दिया आपको, इस रेट पर मैं लेबर रेट पर ये रहेगा, ठीक है। अब ए जो है मेटेरियल सप्लाई नहीं करता, तो क्या हो गया, ए अगर मेटेरियल सप्लाई नहीं करता तो समझना ए ने अनुबंध का खंडन कर दिया। तो यहां पर बी क्या हो गया, पीड़ित पक्ष का हो गया कि नहीं, एग्रीड पार्टी हो गई। तो एक बी को क्या अधिकार है, बी को अधिकार है कि वो अब जिससे ये सब इन अधिकारों को, ये अधिकार ये भी आएंगे सब जो जहां पर अधिकार बैठेगा उसको। एक तो क्या है रेजिस्ट्रेशन, उसको फिर मौका देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। अब इसको एक अधिकार ये भी है यहां पर कि ये अगर चाहे तो आज तक उसने जितना काम कर रखा है उतना पैसा उससे वसूल कर सकता है, इसे कहते हैं क्वांटम वैल्यू। जब हानि क्वेश्चन कर नहीं सकता, हानि का होगी तो हानि हो नहीं सकती, उन्होंने कहा तो आप मत आना कर सकते, तो इससे आपको हानि तो नहीं है। इसलिए कि यहां पर जो है बी को एक अधिकार है कि वह आज तक उसने जितना काम कर रखा है उतना पैसा उससे वसूल कर सकता है, इसे कहते हैं राइट ऑफ क्वांटम वैल्यू। यह आपका हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो उसको कहते हैं तो तो होनी हुई है उसी में। मैं कहती हूँ आपको बता दें तो एक सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स का मैं एक आध की इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स का अक्सर एक क्वेश्चन आता है कंडीशन एंड वारंटी। वारंटी फर्क एवं आश्वासन। आता किसी को सत्ता राष्ट्र क्या होने लगे किसी कंडीशन कर सकते हैं आप, शर्त किसी भी तरह कोई नॉर्मल शर्त होती है। वारंटी है कोई कि या तो कोई चीज दी उसकी वारंटी देना। जी कंडीशन और वारंटी जो है शर्त और
सारा सौ क्या आता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, वस्तु विक्रय अधिनियम। तो वस्तु विक्रय अधिनियम में दो पार्टी होती है। थोड़ा सा मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक दो चीजें जो स्पेसिफिक बताता हूं। अनुबंध में दो पार्टी होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टी होती है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो पार्टी क्रेता और विक्रेता होती है। ठीक। दूसरी चीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मूवेबल एसेट एक्सेप्ट मनी। चल संपत्ति, मुद्रा को छोड़कर के बाकी चल संपत्तियों के ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लागू होता है, स्थायी संपत्ति पर लागू नहीं होता। ठीक। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एक तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इसका मूवेबल एसेट, और इसमें एक चीज होती है प्राइस। एक चीज क्या होती है इसमें? प्राइस, मूल्य के बदले। और इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दो चीज होती है, एक होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या एग्रीमेंट एग्री टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अर्थात ओनरशिप क्या होती है? मालिकाना हक, स्वामित्व कहते हैं उसको। तो वस्तु विक्रय अनुबंध में स्वामित्व का या तो हस्तांतरण होना चाहिए या स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये बाकी चीजें वही जो मैंने आपको बताया, सब चीजें लागू होगी इसमें भी। अनुबंध के जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अलावा इसमें क्या है, तीन चार चीज मैं आपको, वो चीज अलग है आपकी। दो पार्टी, क्रेता विक्रेता, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, किराएदार होता है, लैंडलॉर्ड होता है, और बहुत होते हैं। दूसरा इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका चल संपत्ति। तीसरी क्या है इसमें अलग से, प्राइस, मूल्य होना चाहिए। ठीक। चौथा चीज क्या है इसमें, ऑनर टाइटल ऑनरशिप एक ही चीज है। टाइटल कहें, ऑनरशिप कहें, एक ही, दोनों का अर्थ ही है। स्वामित्व का या तो हस्तांतरण होना चाहिए या स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनुबंध ठहराव होना चाहिए। बाकी सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट की लगेंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए दोनों पार्टी के बीच में। दोनों पार्टियां फ्री कंसर्न होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सब चीजें इसमें भी लागू होंगी। ठीक है। अब इसी में आता है, हमारा माल खरीदते बेचते हैं तो वहां पर एक चीज आती है, कंडीशन एंड वारंटी। अक्सर आप देखते होंगे दो व्यक्ति होते हैं, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। क्रेता दुकान में गया, उसे जो चीज चाहिए उसके बारे में वह विक्रेता को बताता है। ठीक है, क्या बताता है वो, कि साहब मुझे ये चीज चाहिए और मेरे को ये चीज इस काम के लिए चाहिए। ठीक है नहीं, इस प्रकार की चीज चाहिए। विक्रेता उसको दिखाता है, तो क्या ये चीज, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसको ले लो, इसको ले लो, कभी इसको ले लो, कहता है कि नहीं। तो ये अर्थात ये कैसे मान सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता के द्वारा क्रेता क्या बताएगा, अपनी आवश्यकता, विक्रेता क्या बताएगा, अपने वस्तु की तारीफ। ठीक। ये जो बातचीत है, इस बातचीत को कहते हैं स्टिपुलेशन। दिस टॉक्स कॉल्ड स्टिपुलेशन। हिंदी में कहते हैं तो बंधन। ये क्या है, ये है बंधन। बंधन क्या होगा आप बताओ, व्हाट इज स्टिपुलेशन? बताओ। बांध दिया बस वो सीएम हुए था उन चीजों के बीच में बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बांध दिया, बांधा कैसे काम करेगा? नहीं, तो बताया। जो क्रेता जब कोई सामान खरीदता है तो वह इस प्रकार का सामान चाहिए, उसके बारे में अपनी आवश्यकता बताता है। विक्रेता उसे वस्तु दिखाता है और अपने वस्तु की विशेषताएं बताता है।
तो क्रेता और विक्रेता के द्वारा जो ये बातें हैं, इन बातों को स्टेपुलेशन ऑफ बंधन कहते हैं। तो क्या बात पढ़िए, तो अब इसका एग्जाम में देना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें एग्जाम में देना पड़ता है आपको। ठीक, अब हम आते हैं कंडीशन में। कंडीशन क्या होती है? शर्त एक बंधन है। शर्त क्या है? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन किसे कहते हैं? क्रेता और विक्रेता कहते हैं कही गई बातें, कहते सुनो ये बातें। शर्त या कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन। शर्त क्या है? एक बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है, विच इज प्राइमरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो अनुबंध के क्या है? मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, और इसके भंग होने पर, किसके? कंडीशन, शर्त के भंग होने पर अनुबंध के त्याग का अधिकार मिल जाता है। राइट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपुडिएशन कहते हैं इसको। अनुबंध को त्याग करने का अधिकार मिलता है। तो क्या हो गया? अब शर्त किसे कहते हैं? शर्त एक बंधन है। बंधन का मतलब क्रेता और विक्रेता के द्वारा कही गई बात जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, अर्थात मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, और जिसके ब्रीच होने पर खंडन का मतलब अगर वो पूरा नहीं होता है तो क्रेता को माल अस्वीकार करने या अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन। बंधन किसे कहते हो? क्रेता विक्रेता कई बातें जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसमें, जब एग्जाम्पल को देखेगा। ए है क्रेता, ठीक है, ये है विक्रेता। ए बी के पास जाता है, एक किसान है, उसको एक ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक। ए बी से कहता है कि भाई मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए खेत की जुताई के लिए। कैसा ट्रैक्टर चाहिए मुझे? खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए? खेत की जुताई के लिए यूज होना चाहिए। अब बी को दिखाता है, बी ने कहा ये ट्रैक्टर है, ये अच्छा खेत जोतता है, ये ट्रैक्टर है, ये भी जोतता है, और ये ट्रैक्टर ये कहता है कि 1 लीटर तेल में 1 एकड़ जमीन जोतता है। सामने क्या कह रहा है? अब उसे एक ट्रैक्टर दिखाया, उन्होंने 1 लीटर डीजल में 1 एकड़ जमीन जोतता है। तो यहां पर दो चीजें आ रही है, मैं क्या 2 चीजें ले रहा हूं। एक तो है खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर लिया जा रहा है, दूसरा ये क्या कह रहा है साथ में, ये ट्रैक्टर जो है 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोतता है। तो यहां पर कंडीशन क्या चीज है? कंडीशन कौन सी चीज है? यहां पर मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? खेत की जुताई, ठीक है ना भाई? क्योंकि एक का पर्पज ही वही है, ट्रैक्टर क्यों खरीद रहा है वो? खेत की जुताई के लिए। अब एक ट्रैक्टर ले गया, अब अगर ट्रैक्टर खेत की जुताई नहीं करता या जुताई करने में असफल रहता है, जो भी नहीं पता कि ट्रैक्टर ऐसा है कि खेत चलता ही नहीं है, तब क्या हो गया? कैसे कहेंगे कि विक्रेता ने शर्त भंग कर दी। शर्त क्या होगी यहां पर? मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक ट्रैक्टर को वापस कर सकता है, ठीक। अब दूसरी चीज, एक ट्रैक्टर ले गया, ट्रैक्टर खेत जुताई कर रहा है, लेकिन वह 1 लीटर
पेड़ में आधे एकड़ जमीन जोतता है, तब तो अश्वत्थ हो गया। तो यहां पर 1 लीटर में आधा ही जोते या कितना ही जोता है, ये शर्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी शर्त हो सकती है, देखिए अब ध्यान से देखिए, कंडीशन करेगा ना, हमें बातों में अंदाज रहता है। 1 ही के बाद जाता है, उसे कहता है मुझे खेत जोतने के लिए ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोते। अब उसका मेन पर्पज क्या है? 1 एकड़ में 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोतने वाला ट्रैक्टर चाहिए उसको। बिना का ट्रैक्टर दे दिया, अब वो ले गया। अब 1 एकड़ में 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोती नहीं रहा, आधे एकड़ जमीन जोत रहा है 1 लीटर में, तो क्या हो गया? सब हो गया ना, कंडीशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन किसे कहते हैं? कंडीशन मतलब हो गया, कंडीशन एक स्टिपुलेशन है, बंधन है कि नहीं? ए इससे बात कर रहा है, बी ए से बात कर रहा है, आपस में दूसरे बातें कर रहे हो, और अगर वो बात अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है तब तो हो जाएगी वो कंडीशन, और कंडीशन भंग होने पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, ठीक। दूसरा है वारंटी, कंडीशन लिखा आपने, कंडीशन क्या है? स्टेपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है, इसके भंग होने पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, यह वस्तु वापस की जा सकती है। वारंटी क्या है? वारंटी भी स्टिपुलेशन है, वारंटी इज ऑल्सो स्टिपुलेशन, लेकिन ये अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए समपार्श्विक होती है, मुख्य नहीं होती है, कोलैटरल। वारंटी इज ऑल्सो स्टिपुलेशन, आश्वासन भी क्या है? ये बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए या अनुबंध के उद्देश्य के लिए समपार्श्विक होती है, कोलैटरल, सेकेंडरी। कंडीशन तो क्या है? इट इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वारंटी क्या है? मुख्य उद्देश्य के लिए, अनुबंध के लिए समपार्श्विक होती है, सेकेंडरी होती है। हिंदी में है इसमें, तो यहां पर देखो वारंटी क्या है? इट इज ऑल्सो स्टिपुलेशन, ठीक। और ये लेकिन अनुबंध के लिए क्या है? ये मुख्य नहीं है, इट इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेकेंडरी या कोलैटरल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी अगर भंग होती है तो इसमें अनुबंध का परित्याग नहीं किया जा सकता, अनुबंध समाप्त नहीं होता है, केवल हर्जाना मिल सकता है। तो लिखो इसमें, इन ब्रीच ऑफ वारंटी, आश्वासन भंग होने पर अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता है, केवल हर्जाना वसूल किया जा सकता है। आस्वादन भंग होने पर अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता है, केवल हरदान वसूल किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। यह है ए और बी ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, ठीक है। ए कहता है मुझे खेत जोतने के ट्रैक्टर चाहिए, बी ने उसे ट्रैक्टर दिखाया। बी कहता है ये ट्रैक्टर खेत भी जोतता है और क्या है ये 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोतता है। तो मेन पर्पज क्या है? खेत जोतना। ये क्या हो गया इसमें? आश्वासन।
ये अनुबंध क्यों अनुबंध 1 लीटर में 1 एकड़ जोतने के लिए खर्च ले जाता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को लेने का मेन पर्पज क्या है? जोतना। अगर 1 लीटर में 1 एकड़ में नहीं जोतेगा तो क्या हो जाएगा? ये लगा ब्रीच ऑफ वारंटी। केवल एक ट्रैक्टर वापस नहीं कर सकता, 1000 ले लेगा उससे। और अगर एक कहता नहीं मेरे को ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोते, तब क्या हो गया? तब 1 लीटर में 1 एकड़ वाली बात क्या हो गई है? कंडीशन। और 1 लीटर में 1 एकड़ नहीं जोतेगा तो ट्रैक्टर वापस कर सकता है। तो यहां पर मेन पर्पज क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? वो क्या होता है? कंडीशन। जो सेकेंडरी होता है उसे कहते हैं वारंटी। दो में डिफरेंस क्या हो गया? आपका इसमें क्वेश्चन सीधा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? दो डिफरेंस मैंने दिखाई दिया आपको। उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बट इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अरे भाई दोनों में होता है कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी तो आपने बोला था मैंने बताया, सुनो वारंटी में हम मैंने बताया सुनो पहले मेरी बात। कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है कब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है, ट्रैक्टर वापस कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ही गए, वारंटी की बात कर रही थी सर। वापस करनी बात हो ना इसका। हाँ, शर्त भंग होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, आच्छादन भंग होने पर अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल हर्जाना मिलता है। ठीक, एक अंतर तो ये हो गया। इससे पहले एक अंतर लिखा रखा मैंने। अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य होता है आश्वासन, सेकेंडरी। दो अंतर। तीसरा अंतर जो है, अब इस तीसरे अंतर से अलग से किसी सेकंड पार्ट आता है। तीसरा डिफरेंस यह है इसमें कि पीड़ित पक्षकार पीड़ित पक्षकार शर्त भंग को आश्वासन भंग समझ सकता है, लेकिन आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं समझा जा सकता। जैसे यहां पर था, जब पहले एग्जाम्पल समझिए, लिया था 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर लिया। ये क्या हो गया? सर ठीक है। अब यहां पर एक ट्रैक्टर जो है 1 लीटर में 1 एकड़ जमीन नहीं जोतता, तो क्या हो गया? इसका तो हो गया, हो गया नहीं। तो यहां पर ए हो गया पीड़ित पक्ष का, हो नहीं, क्योंकि ए बी ने गलती कर रखी है, ए क्या हो गया? एग्रीड पार्टी। ए कोई अधिकार है यहां पर कि वह इस शर्त भंग को आश्वासन भंग भी समझ सकता है और कंपनसेशन लेकर के संतुष्ट हो सकता है। वो कहेगा भाई जो तो लाई है 1 लीटर में 1 लीटर में 1 एकड़ लीटर, तो ठीक है, उसे कंपनसेशन ले लेगा। तो क्या नियम बनाया? क्या होगा इसमें कि पीड़ित पक्ष का आश्वासन भंग को, सॉरी शर्त भंग को आश्वासन भंग समझ सकता है और केवल कंपनसेशन लेकर के वह संतुष्ट हो सकता है, लेकिन शर्त भंग को आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं समझ सकता। आश्वासन भंग क्या है? तो इस आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं समझा जा सकता है। आश्वासन भंग कंपनसेशन लेगा, माल वापस नहीं कर सकता। ये है 3 अंतर है। बताओ ठीक है भाई। क्या अब आता है इसी क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे मैंने बताया आपको कि तो कुछ ऐसी कंडीशन में आती है इसमें, तो
दिया ऑप्शन कि पीड़ित पक्षकार शर्त भंग को आस्वादन भंग समझ सकता है, लेकिन आस्वादन भंग को समझ नहीं सकता। अब दूसरा इसमें कभी एक क्वेश्चन पीछे और जोड़ते हैं आप इसमें, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें कि शर्त भंग को आश्वासन भंग ही समझना होगा? ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अंडर विच कंडीशन द ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इन दशाओं में शर्त भंग को आश्वासन भंग ही समझा जा सकता है। आप शर्त भंग कहीं मान ही नहीं सकते, उसको मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं जिनमें कि पीड़ित पक्षकार शर्त भंग को आश्वासन भंग ही मानना पड़ेगा उसको, क्या कंपल्सरी जगह बार वापस नहीं कर सकता। तो जैसे ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, अब एक तो कंडीशन आती है, एक कंडीशन देगी ए सामान भेज दिया सी को, तब क्या होगा? अब वापस तो कर नहीं सकता वो, उसके लिए क्या मजदूरी क्या है उसकी? कंपल्सेशन है। अर्थात इफ द बायर हैड ट्रांसफर्ड द गुड टू द थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया उसने, फिर उसके बाद वो कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन के द्वारा माल वापस कर ही नहीं सकता है। ठीक, एक पॉइंट दिया आता है जब उसने क्या करते हैं, माल को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आता है कि बी से माल खरीदा इसने और उसके बाद उसमें अपनी स्टैंप लगा दी अपने माल, तब भी वही कंपनसेशन मिलेगी। अब माल लगाने का तो क्या है, फिर माल वापस वो कर नहीं सकता है। ठीक, तो इसका बोलेगा इफ द परचेजर हैड हिज मार्क हिज ओन सील ऑन द गुड्स देन नाउ ही कैन नॉट रिटर्न इट। अपना निशान लगा देगा तो क्या है, माल वापस कर नहीं सकता। सर इसका एग्जांपल दे दो, जैसे मतलब अरे इससे कोई डिबेट खरीदा सामान खरीदा कैसा मतलब लोगो अपना लोगो लगाते ना, हाँ जी 20 से इसने 100 डिब्बा लिया सामान का, हाँ जी, अब उसने अपनी मोहर लगा दी, माल बेचने के लिए। अब अपनी मोहर लगा देगा तो दूसरा वापस क्यों लेगा? इसका मतलब फिर उसको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, वापस अपना माल दिखा देगा। फिर ये कहता है कि मान लिया तुमसे ऐसा है, उसका एक पार्ट में ब्रीच ऑफ कंडीशन है, दूसरा पार्ट ठीक है। एक रोज होता है, माने 4 चीजें, एक कॉन्ट्रैक्ट के तो 4 चीजें हैं, 4 आइटम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। खरीदे कितने आइटम मुझे? 4। उन 4 आइटम का लमसम अमाउंट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। 3 आइटम तो ठीक है, एक आइटम कंडीशन वारंटी है, तब या तो पूरा माल वापस करना है, तो 3 आइटम ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी मानेगा, कंपल्सरी लेगा। और एक आता है रीजनेबल टाइम, अर्थात जो खरीदने वाला व्यक्ति है अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो उचित समय, रीजनेबल टाइम उचित समय में ही उसने माल वापस कर देना चाहिए या उसको इंटीमेट कर देना चाहिए। अब वो सामान रखे हैं, मैंने ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, 7 हफ्ता माल अपने पास रखा हूं, तब क्या होगा? दुकानदार कहते आप नहीं लेता वापस में, एक साल से कहां पे, ठीक है नहीं। तो तीसरी कंडीशन आती है उसमें, अगर क्रेता उचित समय के अंदर माल न वापस करता है, न उसको सूचना देता है, उचित समय बीतने के बाद फिर वो माल वापस करने का अधिकारी नहीं होता, फिर क्या लेगा वो कंपल्सरी लेगा। इतनी चीजें हैं इसमें कंडीशन वारंटी।